हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने सॉल्यूशन के सेकंड लेक्चर में आपको कंसंट्रेशन ज्ञात करने की विधियाँ बताई थी और उसके साथ साथ विलेयता पर भी बात की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में सॉल्यूशन या जो सॉल्युबिलिटी है, किसी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है उस पर ताप दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है यानी जो विलेयता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखो यदि कोई विलेय को आपने किसी विलायक में घोला हुआ है और आप उस पर क्या कर दे रहे हैं, आपने देखना है कि कितना घुल रहा है या नहीं घुला है, जो भी है। ठीक है, उसके घुलने की मात्रा क्या कहलाती है, मैंने कहा विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब जो ये विलेयता है यानी घुलने की जो मात्रा है या घुलने का जो प्रक्रम है, ठीक है, उस पर ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका क्या असर होता है। ठीक है, तो ताप परिवर्तन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो ताप परिवर्तन होता है उसका उस पर बहुत असर पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जब हम क्या करते हैं, किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं, ठीक है, तो इससे हमें दो प्रक्रम हमें मिलते हैं। ठीक है, पहला प्रक्रम है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में क्या होता है, देखो कुछ ठोस होते हैं, मैंने ये आपको 11 में भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि कुछ ठोस होते हैं जिनको हम किसी विलायक में घोल रहे हैं, जैसे जल में घोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, वो हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि आप घरों में चूना लगाते हो तो वो चूना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको अगर आप किसी कनस्तर में रख रहे हो तो कनस्तर में आपने पानी डाला हुआ है, ऊपर से आप चूना डालते हो, तो थोड़ी देर बाद जैसे जैसे क्या होता है, चूना घुलना स्टार्ट हो जाता है, आप देखोगे कनस्तर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कुछ प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनमें जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के पूर्ण होने के फलस्वरूप ऊर्जा का क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है। ठीक है, ठीक, ऊर्जा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है मतलब। ठीक है, तो जैसे चूना था आपने घोला उसे, तो ऊर्जा का जो रिलीज है ऊर्जा का, वो किस फॉर्म में हो रहा है, हीट की फॉर्म में हो रहा है। आपको महसूस हो रहा है कि जो कनस्तर है या जो भी आपने जिस भी बर्तन में रखा हुआ है, बाल्टी है कुछ भी है, वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। ठीक है ना, तो ताप के रूप में यानी हीट के फॉर्म में आपको क्या मिल रही है, ऊर्जा वहाँ पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रक्रम क्या कहलाते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, आगे तो इसमें क्या कह रहा है, इन जो ऐसे जो प्रक्रम होते हैं, इन प्रक्रमों में जब हम ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, जो ठोस होगा, ठीक है, यानी जो विलेय होगा उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, और ये प्रक्रम किस रूल का फॉलो करता है, लासातेलिए नियम को फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि किसी रासायनिक अवस्था में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या करते हैं, यदि ताप दाब सांद्रण या आयतन में परिवर्तन करते हैं तो जो साम्य होता है, रासायनिक साम्य, वो क्या होता है, किए गए चेंज की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ताकि क्या कर सके, जो चेंज आया है उसके प्रभाव को शून्य कर सके या फिर क्या कर सके, कम कर सके। ये मैंने लॉ आपको 11 में पढ़ाया था। ठीक है ना, अच्छे से इसके एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने। ठीक है ना, तो हो गया। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में क्या होता है, सदैव ऊर्जा निकलती है, ठीक है, रिलीज होती है, और ये जनरली किस फॉर्म में निकलती है बाहर, हीट के फॉर्म में यानी ताप के फॉर्म में। ठीक है ना, तो अब ऊर्जा निकल रही है यानी जो प्रक्रम है यानी जो अभिक्रिया हो रही है उसमें ऊर्जा का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, बाहर निकल रही है ऊर्जा, क्षय हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल जो एंथैल्पी होगी डेल्टा एच, उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। तो ये मैंने आपको 11 में भी बताया था। अब देखो इसके एग्जाम्पल हैं, वहाँ मतलब आपको क्या देनी पड़ रही है, एंथैल्पी देनी नहीं पड़ रही है। एंथैल्पी क्या हो रही है, निकल रही है ना, मतलब ऊर्जा निकल रही है हीट के फॉर्म में, तो एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, हो सकता है एंथैल्पी का मान क्या हो, शून्य से कम हो जाए। ठीक है, किन्हीं किन्हीं अभिक्रियाओं में, है ना।
तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि डेल्टा एच क्या इज लेसर देन 0, ठीक है। डेल्टा एच का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब आगे देखो, वहाँ पे आप क्या है, ऊर्जा दे नहीं रहे हो, ठीक है ना, तो डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक डायग्राम के थ्रू मैंने ऐसे भी बता रखा है इसमें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो मैंने अभी बोला आपको कि कोई आपने बर्तन ले रखा है और जो आपने देखो यहाँ मैं ये ले लेती हूँ, जो आपने क्या कर रखा है यहाँ सॉल्यूशन भरा हुआ है कोई, तो ये क्या हो गया है, मतलब ये हीट रिलीज कर रहा है। देखो ये इससे बता रखा है मैंने एरो से कि क्या हो रही है, हीट बाहर को रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, यानी जो आसपास का आपका वातावरण है, उस आपका मतलब जो जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जिस बर्तन के अंदर रिएक्शन हो रही है उसके बाहर की जो सराउंडिंग्स होंगी, परिवेश होगा, उसमें क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा वातावरण, ठीक है ना, हो गया। तो ये है, देखो इसका आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स को हमने मिलाया है और रिएक्टेंट्स को मिलाने के बाद हमने क्या प्राप्त कर लिया, प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा एच रिलीज हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, हो गया। तो ये तो है इसका। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल वो वाला भी है, यहाँ पे मैंने ये इथाइलिन का दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे रखी है, लेकिन आप ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो लकड़ी वगैरह होती है उसको आप जलाते हो जब, तो आपको हीट किसके फॉर्म में मिलती है, ताप के फॉर्म में, यानी आग आप आग जलाते हो लकड़ियों में तो आपको क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस का या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऊष्माशोषी में। अब ऊष्माशोषी में क्या हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है ऊष्माशोषी, यहाँ पता चल रहा था ऊष्माक्षेपी, क्षेपी मतलब क्षय होना, रिलीज होना, ठीक है ना, ऊष्मा खत्म होती है, ठीक है। यहाँ क्या है, ऊष्माशोषी है। जब क्या होता है, कोई प्रक्रम ऐसे होते हैं जब आपको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। और ये एनर्जी आप किसके फॉर्म में दे सकते हो, ताप के फॉर्म में दे सकते हो, ताप बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये इसने एग्जांपल तो ऐसे ले लिया कि सोडियम क्लोराइड ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इनको जब हम जल में घोलते हैं तो ये आसानी से, जैसे अमोनियम क्लोराइड है वो आसानी से नहीं घुलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन को, ठीक है ना। जो आपने मिश्रण बनाया है उस मिश्रण को आप गर्म करेंगे तभी आपको सॉल्यूशन की प्राप्ति होगी, यानी क्या हो जाएगा, गर्म करने पर जो विलेयता होगी, ठीक है, NH4Cl की, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वो आसानी से क्या होगा, घुल जाएगा। तो इस प्रकार के प्रक्रम जिसमें आपको क्या करनी पड़ती है, अभिक्रिया कंप्लीट कराने के लिए कुछ अमाउंट में ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, जोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो वही प्रक्रम क्या कहलाते हैं, ऊष्माशोषी प्रक्रम कहलाते हैं। और यहाँ डेल्टा एच का मान कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, यानी ऐड कर रहे हैं। अब ऐड कर रहे हैं डेल्टा एच को, तो मतलब एनर्जी को किसकी फॉर्म में, डेल्टा एच की फॉर्म में, तो यहाँ पे 0 तो उसका मान होगा नहीं, ठीक है ना, उसका मान कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, 0 से मतलब। यहाँ पे एग्जाम्पल में जल का वाष्पीकरण बता रहा है, जिससे क्या हो रहा है, देखो जल का वाष्पीकरण, यानी जल क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है। आप चाय बनाते होंगे घर में, आप क्या करते हो, पैन में पानी रखते हो, उसके बाद क्या करते हो, ढक्कन रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, देखते हो आप चाय उबलने लग जाती है, चाय चीनी जो भी डाले आपने उबलने लग जाती है, ठीक है ना। अगर आप उसमें ढक्कन ना रखो, हटा दो उसे और आप उसे पकने दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपने 1 गिलास अगर पानी डाला है तो कुछ देर बाद आप ये भी पाओगे कि पानी क्या हो गया है, आधा गिलास हो गया है। अगर आप उसे लगातार ताप दे रहे हैं, लगातार आपने गैस पे ही रखा हुआ है वो, तो क्या हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। तो पानी गया कहाँ, पानी का क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ठीक है ना। तो गैस पे आपने रखा हुआ है, वहाँ आपने क्या दिया, ताप दिया ना, ठीक है। तो ये क्या है, जल का वाष्पीकरण इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इस प्रकार आगे कह रहा है कि यदि हम क्या करें, ऊष्माशोषी प्रक्रम में ताप की वृद्धि करें, ठीक है ना,
अगर मैं चाय चीनी मैंने रखी हुई है और मैंने गैस बहुत कम कर दिया है, तो क्या चाय चीनी आसानी से पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी, ठीक है। या मैंने नमक ले रखा है पानी में घोलने के लिए बहुत सारा, और गैस पे चढ़ा दिया और गैस बिल्कुल कम कर दिया है, ठीक है, या बंद ही कर रखा है, ठीक है, बंद कर दिया मैंने, गैस नहीं घुल रहा है वो, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब काफ़ी, आपने 1 गिलास पानी डाला हुआ है तो 2-4 चम्मच आपने नमक डाल दिया और उसको ऐसे ही रख दिया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा घुलने में, ठीक है। इसके अपोजिट आप क्या करो, उसी नमक पानी को कहाँ पे रख दो, गैस में रख दो, थोड़ा ताप दे दो उसे, तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो ऊष्माशोषी प्रक्रम होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर जो विलेयता होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। मतलब जो विलेय होता है वो विलायक में आसानी से घुल जाता है, ठीक बेटा। चलो ये नेक्स्ट अब है, देखो ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, ठोसों की द्रव में विलेयता, कोई ठोस द्रव में कैसे घुलता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या बोल रहा है, ठोसों की द्रव में विलेयता, ये टॉपिक मैंने आगे, ये वाला जो पीछे मैंने करा रखा है ना, यही है वो, कि विलेयता पर ताप का प्रभाव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठोसों की किसी द्रव में विलेयता पर ताप, ये वही है। यहाँ पे ये हेडिंग थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये इसमें ऐसा आना था, तुम सुन लो ध्यान से, तुम्हें क्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज कर देना। इसमें ऐसा लिखना, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, ऐसे लिखना, ठीक है ना। तो ठोसों की का द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, तो क्या होगा, देखो बोल रहा है, जैसे आपको पता ही है, ठीक है, क्या है, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पे देखो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, क्लोजली पैक होते हैं। तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर किसी ठोस पे डालोगे कि ये द्रव में घुल जाए, तो इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है ना, हो गया। क्योंकि ठोस तो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, वो क्या नहीं होंगे, कंप्रेस होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये है, ठीक, तो यही बोल रहा है, क्योंकि उनके क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, मैंने आपको पहले चैप्टर में भी और बहुत पिछली कक्षाओं से भी बताती आ रही हूँ कि ठोसों में क्या होता है, प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं, ठीक है ना। इसके बिसाइड्स मैंने तीनों में ही इसमें कंपैरिजन ले लिया है। द्रव है तो द्रव में थोड़ा बहुत गैप पाया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी द्रव को क्या कर सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, उसमें उसकी व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर ला सकते हो। जबकि गैस में ऐसा नहीं होता है, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, प्रेशराइज करके क्या कर सकते हो, मतलब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके पास गैस है और आपको गुब्बारे में भरना है उसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुंह से तुम भरते ही हो गैस, ठीक है, तो वो भर जाएगी जिस शेप में लाना चाहो, ठीक ठीक। तो ये सब है इसमें। तो यही बोल रहा है वो कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई क्या नहीं पड़ता है, खासा असर नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि द्रव और ठोस दोनों ही क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। यहाँ पे भी ये मिसप्रिंट हो रखा है, उसंपीड्य हो रखा है, असंपीड्य है वो, ठीक है। और ऐसा मैंने कहा क्यों होता है, क्योंकि उनके जो आयंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो कण होते हैं, वो आपस में प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब आगे, अब ठोसों की द्रव में विलेयता तो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। दो ही चीज़ों की द्रव में विलेयता हो सकती है, द्रव में हम घोल रहे हैं, तो एक तो हम ठोस को घोल रहे थे, ठोस का यहाँ तक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये वाला, इसमें हम देखते हैं कि गैसों की द्रव में कैसी विलेयता होती है, किस प्रकार और क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं गैस को द्रव में घोलने के लिए, ठीक है। चलिए आप हेडिंग सही सही से बनाना इसकी, ठीक है ना। चलिए अब देखो, गैस, आपने पानी देखा होगा, ठीक है, तो पानी में क्या है, आपने नदी कभी विचार किया होगा, नदियाँ होती हैं, झरने होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ क्या होता है, पानी होता है। पानी में कौन सी गैस घुली हुई होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। अब वही ऑक्सीजन क्या करती है, जो जलीय जीव होते हैं उनको जीने में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं घुली हुई होती वहाँ,
ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल है। पानी में क्या होना ज़रूरी है, थोड़ा ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, तभी वहाँ क्या पाए जाएंगे, जीव पाए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी जीवधारियों की जो प्राणदायी वायु है वो कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बात कर रहा है देखो आगे कि इसके अलावा बोला है कि जो HCl गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है, वो जल में क्या हो जाती है, बहुत अधिक अमाउंट में घुल सकती है, ठीक है। अब कैसे कोई गैस हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी द्रव में घोलें, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम आगे देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि या तो ताप बढ़ाना पड़ेगा या तो दाब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप तथा दाब का कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखो, गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप और दाब का निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको बता रखा है, देखो यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, लेकिन प्रेशर लगाया नहीं जा रहा है, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, कोई द्रव है, ठीक है, ये क्या है, ये द्रव है, पानी मान लो इसको, ठीक है। तो जो गैस के कण हैं, ऑक्सीजन ही गैस मान लेते हैं हम, ऑक्सीजन के बुलबुले देखो, कुछ पानी में हैं और कुछ क्या है, ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है, किसी बंद पात्र में ले रखे हैं आपने जब, तो कुछ बुलबुले क्या हो रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं और कुछ क्या है, पानी में ही है, ठीक है। अब जब मैंने क्या किया, ये प्रेशर मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये प्रेशर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर मैं क्या करूँगी, कंप्रेस करूँगी, ये पिस्टन है, ठीक है, इस पिस्टन को मैं क्या करूँगी, कंप्रेस करूँगी, यानी दबाव मारूंगी इस पे। तो जो ये कण दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स हैं जो, तो ये क्या हो जा रहे हैं, देखो यहाँ पहले अमाउंट में देखो, इसीलिए मैंने ये कलर भी अलग लिया है। नीचे आपको दिख रहे होंगे 4 और 2 6 ही हैं, और अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गए हैं, ये रेड कलर के जो ऑक्सीजन गैस के बुलबुले हैं वो क्या हो गए हैं, या ऑक्सीजन गैस के जो अणु हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, पानी में प्रेशर लगाने पर पानी में क्या हो गए हैं, विलय हो गए हैं, यानी घुल गए हैं, ठीक है ना, वहाँ जा रहे हैं। तो क्या होगा इससे मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, निकलता क्या है इससे, कि दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है, जो कोई भी गैस है, उस गैस के अणु क्या हो जाते हैं, किसी द्रव में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यही कह रहा है वो कि क्या हो जाता है, दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, गैस के जो अणु होंगे वो किसी द्रव में यानी किसी विलायक में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, आसानी से घुल जाएंगे, यानी उनकी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब जबकि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप, ये देखो, ये नेक्स्ट वाला जो टेम्परेचर वाला बना रखा है मैंने यहाँ पे चित्र, देखो लो टेम्परेचर में, ठीक है, काफ़ी सारे आपको रेड कलर के यहाँ नीचे डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, इन डॉट को अणु मान लो, ठीक है, मतलब एक ठंडा पानी ले लो आप, ठंडा पानी लिया आपने, तो ठंडे पानी में जो ऑक्सीजन के अणु होंगे, ऑक्सीजन गैस के जो अणु होंगे वो ज़्यादा घुले हुए होंगे, ठीक है, और आप क्या कर देते हैं, उसी पानी को आप गर्म कर देते हैं, ठीक है, उसी पानी को आप गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन गैस के जो अणु होंगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं ये, ठीक है, वो क्या होंगे, इस द्रव के साथ, ठीक है, यानी पानी के साथ बंध, जो जिन भी प्रबल बंधों से वो जुड़े हुए होंगे, उन बंधों को तोड़कर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ देखो सतह पर आ जाएंगे, यहाँ देखो ये कम है यहाँ, और यहाँ क्या हो गए, अमाउंट में ज़्यादा हो गए। तो यानी ताप बढ़ाने पर क्या होता है, किसी गैस की विलेयता किसी द्रव में क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, और दाब बढ़ाने पर किसी गैस की विलेयता किसी विलायक में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब इसी जो ताप है और दाब है, इसी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या किया था गैस के लिए, ठीक है, कि कोई गैस किसी विलायक में, यानी जो भी है, पानी है, कुछ है, कोई भी द्रव है, कोई गैस किसी विलायक में, ठीक है, कितनी अमाउंट में घुली हुई है, यानी उसकी जो विलेयता होगी, ठीक है, उसके संबंध में, ठीक है,
सबसे पहले हेनरी ने क्या दिया था, अपना एक नियम दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी नियम कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो ये दाब वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो दाब वाले कॉन्सेप्ट को लिया, उसमें उन्होंने बोला कि जब क्या होता है, हम क्या करें, जो विलेयता होती है किसी भी गैस की, जो विलेयता होती है यानी जो घुलने की मात्रा होती है किसी विलायक में, वो डायरेक्टली समानुपाती होती है। ठीक है, किसके, जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं था, तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या थी किसी गैस की, कम थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया तो विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट दिया था किसने, हेनरी ने। तो हेनरी ने बोला था कि कोई भी द्रव है, ठीक है, उस द्रव में जो गैस है उसकी जो विलेयता होगी, किसी गैस की जो विलेयता होगी, ठीक है, वो उसके उस पर लगाए गए दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो यहाँ पे भी मैंने बता रखा है, यहाँ पे आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। देखो ये द्रव है, ठीक है, इसमें आपको मात्र 6 बुलबुले दिख रहे हैं, कहाँ, गैस में, जो क्या हो रखे हैं, घुल रखे हैं। ठीक है, यानी विलेय कितने हैं, 6 ही हैं। अब क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा हल्का प्रेशर ऊपर से दिख रहा है आपको, बाकी जो गैस के अणु हैं वो यहाँ क्या हो रहे हैं, बर्तन की दीवारों पे या बर्तन की सतह पर क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, प्रेशर लगा दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। देखो ये यहाँ ऊपर था और क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो जो ये सारे गैस के अणु हैं वो क्या हो गए हैं, द्रव में यानी किसी विलायक में क्या हो गए हैं, ज़्यादा घुलने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो आप कि विलायक में क्या हो गए हैं, किसी गैस की क्या हो गई है, विलेयता बढ़ गई है प्रेशर लगाने पे। ठीक है, तो यही है। ठीक, अब आगे देखो, ये हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्या करते हैं, जब हम क्या करें, जो गैस है, ठीक है, उसके मोल अंश ले लें हमने क्या कर रखा है कि जो उसकी विलेयता है, उसकी विलेयता की माप हमने ऐसे मान लिया कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पानी में मतलब इतने मोल अंश में घुली हुई है। ठीक है, कि किसी गैस के, या ऐसे बोलो किसी गैस के इतने मोल अंश, किसी गैस के वन 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 मान दिया मैंने कि 1 मोल अंश क्या हो रखा है, विलायक में घुला हुआ है। ठीक है, तो तब उसकी जो, तब क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि जो विलेयता है, विलेयता को हम मोल अंश से डिनोट कर रहे हैं, मोल अंश उसकी माप मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फिर, मोल अंश क्या हो जाएगा, मोल अंश किसके बराबर, बराबर नहीं, समानुपाती हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल अंश एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जितना प्रेशर हम अप्लाइज करेंगे तो कितने कितने पे अप्लाई करेंगे, जितने मोल अंश उस गैस के दिए हुए होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसके समानुपाती हो जाएगी। तो यानी जो सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, वो प्रेशर के क्या होती है, समानुपाती होती है। और अगर हम सॉल्युबिलिटी एस को क्या कर दें, मोल अंश में मापें, तो मोल अंश एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। ठीक है, आप पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखो या एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी लिखो। ठीक है ना, हो गया, बात एक ही है। अब आगे देखो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रही हूँ मैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब आपने एक्स इक्वल टू क्या प्रोपोर्शनल टू पी किया था, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पी लिख दिया मैंने, और क्या लिख दिया, एक कांस्टेंट के लगा दिया, और इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया क्या, हेनरी कांस्टेंट। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, P इज डायरेक्टली इक्वल टू के एच एक्स के बराबर हो जाएगा, जहाँ जो के एच है वो क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है ना, हो गया बेटा। तो ये आपका हेनरी लॉ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सरल भी है। ठीक है, ताप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, उस गैस पर लगाए गए दाब की क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ठीक है ना, हो गया, चलिए ठीक।
तो ये लो आप कर लेना। इसका मैंने यहाँ पे देखो पर्पल कलर में बता भी दिया है कि क्या स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, वर्डिंग में ध्यान दो, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है हो सकता है मिस प्रिंट हो, कहीं पे कुछ हो, ठीक है, डेफिनेशन या हेडिंग्स में, तो आप मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो। वर्डिंग पे ध्यान दोगे तभी आपको क्या आएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब हेनरी नियम के क्या हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब इसके कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका स्कोप क्या है। ठीक, तो देखो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो आप, फ्रूटी वगैरह पीते हो, सोडा पानी पीते हो, तो इनमें क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कभी कि आप क्या करते हो, अगर थोड़ा थोड़ा बॉटल आपने हिला दी तो क्या होती है, जो थोड़ी देर बाद आप देखते हो बॉटल हिला के जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पे बहुत सारा क्या हो जाता है, बुलबुले उड़ जाते हैं, झाग सा उड़ जाता है, और अगर आप ढक्कन खोलो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एकदम प्रेशर से क्या आता है, बाहर निकल आता है। ठीक है, बाहर निकल आता है। तो ये क्या है, जब इनकी पैकिंग होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की, सोडा वाटर वगैरह की, तो इनमें क्या किया जाता है, हाई प्रेशर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको क्या कर दिया जाता है, हाई प्रेशर अप्लाई करके इन बोतलों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे और CO2 गैस क्या कर देंगे, इनमें एज अ प्रिजर्वेटिव भी डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब आप इसको हिलाते हो या खोलते हो, हिलाकर, तो क्या हो जाता है, उसी प्रेशर से क्या हो जाएगा, जो CO2 होगी गैस, वो क्या हो जाती है, अपने बुलबुलों के रूप में क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, हो गया पहला इसका अनुप्रयोग ये है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जब हेनरी के लॉ से पहले शायद ही ऐसा कुछ होता रहा होगा, ठीक है, एज अ प्रिजर्वेटिव CO2 को लेते रहे होंगे, कुछ और मिलाते रहे होंगे, ठीक है, मतलब किसी गैस को एज अ प्रिजर्वेटिव नहीं लिया गया होगा। तो हेनरी के नियम आने के बाद क्या किया गया कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, जो कि एक विलायक है, द्रव है, उसमें क्या किया गया, CO2 को, या जो कि एक गैस है, उसको क्या किया गया, विलेय विलेय किया गया, यानी घोला गया। ठीक है, सॉल्युबल किया गया। ठीक है, तो ये है। दूसरा क्या है, अब जो गहरे पानी में होते हैं गोताखोर, ठीक है, समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जितने आप नीचे चलते चले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्रेशर अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, प्रेशर अधिक होने पर क्या होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा, जितना हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तो गैसों की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। अब वहाँ समुद्र का भी अपना एक वायुमंडल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसी वो सांस लेंगे, सांस लेने में क्या होगा, वायुमंडलीय गैसें ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, नाइट्रोजन वगैरह हैं जो, वो क्या हो जाएंगी, रुधिर में उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, वो घुलनी शुरू हो जाएंगी ब्लड में। तो इसके बाद तब क्या होगा, ब्लड में तो अलग अलग गैसें घुली हुई हैं। अब जैसे ही वो गोताखोर क्या आएंगे, सतह पर आएंगे, तो सतह पर आने पर क्या हो जाएगा, जो दाब होगा वो तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, अब दाब कम हो जाएगा तो जो ब्लड में घुली हुई गैसें होंगी वो क्या हो जाएंगी, बाहर निकलने लग जाएंगी, रिलीज होने लग जाएंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। तो हम मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन गैस क्या हो गई थी, अधिक दाब के कारण क्या हो गई थी, शरीर में प्रवेश हो गई थी। ठीक है, अब शरीर में प्रवेश होने के बाद क्या हुआ, वो ब्लड में घुल गई। ठीक है, अब गोताखोर कहाँ आ गया, सतह पर आ गया। ठीक है, उसका गोताखोरी का काम हो गया समाप्त। अब वो सतह पर आ गया तो सतह पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन ब्लड में घुली हुई होगी वो क्या होने लग जाएगी, बुलबुलों के रूप में बाहर रिलीज होने लग जाएगी शरीर से। ठीक है, अब शरीर से बाहर होने लग जाएगी तो क्या हो जाएगी, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं, उनमें क्या हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, बुलबुले बने। अब सेल्स तो हर जगह हैं, ब्लड सेल्स हैं, आपकी नसें हैं, ठीक है ना, मांस है, मांसपेशियां हैं, सब सेल्स से ही तो बनी है, सबसे छोटी इकाई तो सेल ही है शरीर की। ठीक है ना, तो क्या होने लग जाएगा, कोशिकाओं में क्या होने लग जाएगा, जब नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनने लग जाएंगे तो इससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न होने लग जाएगा। ठीक है, और क्या होने लग जाएगा, मतलब
पीड़ा होने लग जाएगी शरीर में, ठीक है ना। अब इतनी पीड़ा होने लग जाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, जब नाइट्रोजन के बुलबुले बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं, इस अवस्था को, जब इस अवस्था में कोई मनुष्य होता है, कोई गोताखोर होता है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, बैंड्स कहलाती है, ठीक है ना। और इस अवस्था के कारण क्या होता है, जो जितनी पीड़ा होती है वो पीड़ा क्या कर सकती है, जान भी ले सकती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो गोताखोर होते हैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस मिला देते हैं, क्योंकि हीलियम कैसी गैस है, हल्की गैस है, ठीक है, बहुत हल्की गैस है। तो जिससे क्या हो जाता है, जो वायु रहती है, जो मतलब जो वो सांस ले रहे होते हैं, वो क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, तनु हो जाती है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हो जाता है, बैंड्स की स्थिति क्या नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती है, जो तब क्या नहीं होता है, जान का खतरा नहीं बनता है, ठीक है। तो 2 अनुप्रयोग तो ये हो गए आपके। तीसरा अनुप्रयोग, ये तो समुद्र की गहराई वाला हो गया जहाँ दाब बढ़ जाता है। अब क्या होगा, पर्वतों की ऊंचाई, ठीक है। जब क्या होता है, हम अधिक ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ क्या होने लग जाता है, प्रेशर कम, ठीक है। गहराई में प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे गोताखोरों के साथ हुआ था, ठीक है। और ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, प्रेशर कम होने लग जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर कम होगा। अब प्रेशर कम होने लग जाएगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना, ठीक है। ऑक्सीजन कम घुली हुई होगी क्योंकि प्रेशर तो है ही नहीं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, जो पर्वतारोही व्यक्ति होते हैं उनके रुधिर में, जो वो सांस ले रहे होते हैं, तो उनके रुधिर में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की सांद्रता क्या पाई जाती है, कम हो जाती है। तो जिस कारण उनका शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और उनको क्या हो जाती है, मतलब स्पष्ट सोचने की शक्ति भी उनकी कम रहती है, ठीक है ना। और ये जो लक्षण होते हैं इन्हें एनॉक्सिया कहते हैं, एनॉक्सिया, ठीक, एनऑक्सी, ठीक है, एन ऑक्सी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब कम है, ठीक है, हो गया। ऐसा मान लो, इसको शॉर्ट में ऐसा कर लो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब बहुत सारा है, ऑक्सीजन है। और एनॉक्सी मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, ठीक, हो गया। तो ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, ठीक, ये हो गया। अब आपने ये भी तो आपने देखा होगा, जो ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उनके गाल क्या होते हैं, लाल होते हैं, ठीक है ना। तो उनके गाल लाल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम प्रेशर के कारण ऑक्सीजन क्या होती है उनके ब्लड में, कम घुली हुई होती है। अब आपको बायो का एक बता देती हूँ आपको, कि जब हीमोग्लोबिन Hb ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है तो इस तरह का क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो ऊंचाई पे रहते हैं उनको ऑक्सीजन क्या मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। तो उनका फिर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन होगी कम तो हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है तो फिर क्या आ जाती है, शरीर में रेडनेस आ जाती है, ठीक है, हो गया। तो बेटा आज का आपका यही था, इतना आप कर लेना इस लेक्चर को। जहाँ पे समझ नहीं आता है, आज की स्लाइड में थोड़ा जल्दीबाजी में बनी है ये, तो इसमें हेडिंग्स वगैरह में, और हो सकता है डेफिनेशन मुझे लग रहा था यहाँ पे भी हेनरी लॉ में थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत बनी हुई है। तो ऐसे लिख लेना इसको कि स्थिरता पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, ऐसा लिख लेना, ठीक है। तो अब आगे से नहीं होगा स्लाइड्स वगैरह का, ठीक है। तो मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया था, जल्दीबाजी में बनाई है, तो इस वजह से आप इसको नेगलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। आप और सही कर लेना, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, तो आपका नोट्स जो होंगे वो एकदम प्रॉपर सही बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके।